मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत दिनों बाद फिर से मुलाकात हो गई अपनी और एक नए सेशन के लिए नाउ वी आर वेल प्रिपेयर्ड टू स्टार्ट पोस्ट समर वेकेशन सेशन ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। और जैसे पिछले बार आपने बहुत ही बढ़िया एंटिसिपेशन दिया था क्लास 9th, आई एम टेलिंग यू हैव पार्टिसिपेटेड वेरी वेल। आपने एंटिसिपेट बहुत बढ़िया किया। स्पेशली सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो थी लास्ट के, आपको याद होगा 4-5 वीडियोस में आप कमेंट किया करते थे। वीडियोस के बीच के क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता था और आपने बार बार उसको आंसर किया बीच में कमेंट बॉक्स में करके। बाकी असाइनमेंट तो आप करते ही थे। वो बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स रहा क्लास 9th का। और इस बार भी हम लोग कुछ इस तरह की चीज़ें ज़रूर, आज का भी वीडियो जो होगा, आई विल जस्ट आस्क यू वन क्वेश्चन फ्रॉम मिड ऑफ द टॉपिक एंड दैट टॉपिक यू विल आंसर इन द कमेंट बॉक्स एंड रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट विच विल बी गिवन टू यू विल डू इट इन द कॉपी एंड सेंड इट ऑन द व्हाट्सएप। तो सबसे पहली चीज़ तो थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। देखिए, इस कठिन दौर में, इन दिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन, हम सबके सामने जो विकल्प है वो ऑनलाइन का ही है, जैसे कि गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस है। तो इसलिए नाउ वी हैव टू फास्टन आवर सीट बेल्ट्स। एक बार फिर से बेटा, हम लोगों ने 1 महीना बीच में गैप रहा, थोड़ा बहुत आप भी रिलैक्स हो लिए होंगे। फिर एक टाइम ऐसा आ गया है कि एकदम मेहनत से, हिम्मत से हमें इस कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को आगे बनाए रखना है, अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। और इसमें आपका जो एंटिसिपेशन है, जो आपका पार्टिसिपेशन है, वो मुझे पूरा 100% चाहिए। और मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ, क्योंकि क्लास 9th ने बहुत ही सेंसिबली, मैं फिर कहूँगा कि क्लास 9th ने बहुत ही सेंसिबली रिएक्ट किया। लास्ट के जो 4-5 वीडियोस थे, बहुत बढ़िया लगा कि तमाम बच्चे आंसर करते थे देख के, या अपने जो डाउट्स होते थे वो भी पूछते थे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये मैं फिर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट द होल स्कूल, ऑल द टीचर्स आर एक्सपेक्टिंग दिस मीन्स एनर्जी फ्रॉम यू। तो इस कठिन परिस्थितियों में हम लोग, इधर टीचर्स, इधर आप, आपके अभिभावकों का भी बहुत बड़ा सहयोग है। पेरेंट्स हैव सपोर्टेड अ लॉट। तो इस एक कॉमन, एक तरह से आप कह लो कि हम सब ने एक चेन बना रखी है, एक वर्चुअल चेन है कि आपके पेरेंट्स हैं, इधर टीचर्स हैं और आप हो। एक ये ट्रायंगुलर चेन जो है, इसके थ्रू ही हम जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे। और इस कठिन परिस्थिति में भी हम अपने काम को जारी रखेंगे, आप अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। जहाँ कहीं भी कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ती है, एनी टाइम आप व्हाट्सएप पे कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो इसी सीरीज़ में आज, टुडे, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड दैट इज constitutional design. So as I have told you that this chapter is from the political science part, chapter number 3, क्योंकि chapter 1 is already deleted from the syllabus, अभी 1-2 साल पहले से ही deleted है। दूसरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया था, what is democracy and why democracy। तो today we will start constitutional design। अब आप अपने आप नाम से पहले समझ लो, ऑब्वियसली जब भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट करो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी वेरी मच प्रिपेयर्ड विद द हेडिंग, द टॉपिक ऑफ द चैप्टर। तो टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, संविधान से रिलेटेड है। संविधान का डिजाइन, कैसे संविधान बनाया गया या बनाया जाता है, क्या स्टेप्स हैं, क्या बेसिक्स हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के। और इस चैप्टर में साउथ अफ्रीका और इंडिया, 2 कॉन्स्टिट्यूशंस को बताया गया है, समझाया गया है, एंड एज वेल एज थोड़े बहुत कंपैरिजंस भी किए गए हैं। तो शुरू करते हैं फिर ये चैप्टर अपना हम, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। नाउ एज आई टोल्ड यू दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में सबसे पहले तो वहां की कॉन्स्टिट्यूशन के पहले की कंडीशंस देखनी है। Same as the condition was in India, there also these foreign powers, European powers, जो white rulers थे, settlers थे, इन्होंने भी उसको आर्म फोर्सेस से एक्वायर कर रखा था साउथ अफ्रीका को, जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने एक्वायर कर रखा था अपने पावर से, आर्म से और फोर्सेस से। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कुछ चीज़ें अलग थी। जैसे अब साउथ अफ्रीका वॉज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द अपार्थीड। अब एक नया वर्ड आ गया सबसे पहले तो आपके सामने जो है, तो ये अपार्थीड क्या है। यहां देखिए मैंने लिख दिया है, इट इज अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन
ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। स्किन कलर के बेसिस पे जो शोषण होता था, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था इन द साउथ अफ्रीकन सोसाइटी, इन कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका, दैट वाज नोन एज अपार्थीड। तो एक तरह से जिसको हम हिंदी में कहते हैं रंग भेद नीति, रंग के आधार पर भेद करना, डिफ्रेंशिएट बाय द स्किन कलर। यहां पे मेनली 3 कलर के लोग थे साउथ अफ्रीका में। वाइट्स, जो फॉरेन यूरोपियन पावर्स आए थे, और फिर आपके ब्लैक पीपल, और कलर्ड में ये इंडियंस थे जो माइग्रेट करके गए थे, या आप ऐसे कह लो जो प्लांटेशन ओनर्स थे, दे वेंट देयर। तो दिस कॉम्बिनेशन, द होल कॉम्बिनेशन वाज एक्चुअली नोन एज, दिस ब्लैक एंड कलर्ड वाज नोन एज नॉन वाइट्स। ये नॉन वाइट्स हो गया, और इधर हो गए आपके वाइट्स। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्टर इज कि ये बाहर से चूंकि इन्वेडर के तौर पे आए थे, दे कॉन्कर्ड दिस प्लेस साउथ अफ्रीका, बट एज दे वर पावरफुल एट दैट टाइम, दे वर ओनली 25%, यू कैन से दीज नॉन वाइट्स ब्लैक पीपल वर 75% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, लेकिन ये पावरफुल थे। इंडिया में तो ब्रिटिशर्स ने रूल किया, यहां क्या हुआ, हियर इन साउथ अफ्रीका दीज वाइट पीपल एक्चुअली सेटल्ड देयर, ये वहीं सेटल हो गए, ये वहीं सेटल हो गए, और दे बिकेम लोकल रूलर्स। तो सेटल हो गए और यहां के लोकल रूलर बन गए। अब जब लोकल रूलर बन गए तो इन्होंने इस तरह की रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। दे स्टार्टेड प्रमोटिंग दिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मीन्स दे हैव प्रोमोटेड इट। आई विल जस्ट डिस्कस इट इन पॉइंट्स कि किस किस तरह से ये डिस्क्रिमिनेट करते थे। तो ये जो अपार्थीड सिस्टम था, ये हमारा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था कि ये ऐसा पॉसिबल होना चाहिए कि हम जो वाइट्स हैं, जो ब्लैक्स हैं, उनमें सेपरेशन होगा, बहुत सी सुविधाएं, बहुत से फैसिलिटीज, फीचर्स वो सिर्फ वाइट्स को मिलने चाहिए, ब्लैक्स वुड नॉट बी एंटाइटल्ड, और कलर्ड विल, नॉन वाइट्स शुड नॉट गेट दीज टाइप ऑफ थिंग्स। इस तरह की चीजें लोग फेस करने लगे। In the meantime, a very prominent nationalist emerged in South Africa and his name was Nelson Mandela. Might be आप में से मैक्सिमम ने इनका नाम सुना होगा। A very prominent nationalist, वर्ल्ड के बड़े लीडर्स में जैसे अपने यहाँ महात्मा गांधी जी हैं, इस तरह के बड़े लीडर्स में नेल्सन मंडेला जी का भी नाम आता है, जिन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त संघर्ष किया अपने देश को इन लोगों से आज़ाद कराने में। लेकिन इनके ऊपर अब चूंकि जो ब्लैक्स थे, दे वर बीइंग एक्चुअली टॉर्चर्ड और डिस्क्रिमिनेटेड ऑन दीज बेसिस, तो हो क्या रहा था कि इनके लिए ही बिकेम अ प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर, और ये लड़ाई लड़ने के लिए सामने आए। बट द गवर्नमेंट की इस मूवमेंट को सप्रेस किया जा सके, गवर्नमेंट एक्चुअली इम्प्रिजन्ड नेल्सन मंडेला फॉर ट्रीजन। ट्रीजन मीन्स देशद्रोह। चूंकि वो एक्वायर किए थे पावर से, तो उनका ये मानना था कि पावरफुल, वो पावर को एक्वायर कर रखे थे, वो सर्वसम्मति से बनी हुई कोई सरकार नहीं थी, तो उनको लगता था अगर ये विरोध कर रहा है तो इसका मतलब ही इज गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो उन्होंने ट्रीजन के चार्जेस पे उनको बंद कर दिया। 1964 के आसपास की बात है, और 27-28 ईयर्स जेल में रहे नेल्सन मंडेला, और उसके बाद 1994 में रिलीज हुए। तो इस तरीके से इतना लंबा संघर्ष, जेल में रहते हुए भी, while he was imprisoned, while he was in jail, he continued the movement। अपने लोगों को वो मैसेजेस भेजते रहते थे और इन्फॉर्म करते रहते थे कि किस तरह से मूवमेंट चलाना है। मूवमेंट चलता रहा, लड़ाई वो लड़ते रहे। तो ये अपार्थीड हो गया और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी। आज का क्वेश्चन, टुडेज क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज अपार्थीड। आपको कमेंट बॉक्स में ये डेफिनेशन लिखनी है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर बाय स्पेशली वाइट पीपल, और ओनली टिल स्किन कलर ऑल्सो इफ यू विल राइट इट इज ओके, मीन्स you have to just give the sense of the answer that what is apartheid system. So apartheid system is a type of racial discrimination on the basis of skin color. ये हो जाएगा हमारा। तो ये आज का क्वेश्चन है। once again I am just reminding you all कि what is apartheid, this answer you have to mention in the comment box. Then what were the other problems faced by the non-whites, मीन्स ये जो ब्लैक्स और कलर्ड पीपल थे, और क्या क्या प्रॉब्लम से फेस करते थे वहाँ। आप देखिए हाउ दे वर डिस्क्रिमिनेटेड। सो
दे वर नॉट अलाउड टू लिव इन वाइट एरियाज, मीन्स एरियाज सेपरेट कर दिए गए। एक वाइट्स के लिए एरिया था, बाकी ब्लैक्स के लिए एरिया था। तो वाइट एरियाज जहाँ पे थे वहाँ कोई रिच हो पुअर हो, वो कोई ब्लैक या कलर्ड पीपल वहाँ पर नहीं जा सकता था। दूसरा, cannot work in white areas without permit. If they have to work, these blacks means non-whites आप कह सकते हो, these non-white peoples, if they have to work in a white area, they will have to be permit with them. एक परमिट होता था तब, वो जो एक तरह से लाइसेंस आप कह लो कि हम इस एरिया में जा सकते हैं। तो जब इनको ये परमिट मिल जाती थी तभी ये एंटर कर सकते थे उस एरिया में काम करने के लिए भी। देन अभी तो और वर्स्ट कंडीशन आप यहाँ देखो, ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, स्कूल्स, सिनेमा हॉल्स, लाइब्रेरीज, ऐसी हर जगह सेपरेटेड थी। मीन्स दोनों जगह के लिए अलग अलग व्यवस्था बनाई गई थी फॉर वाइट्स एंड नॉन वाइट्स। तो ये यहाँ तक कि जिस ट्रेन के जो कोचेज होते थे जिसमें ये बैठते थे वहाँ ब्लैक्स नहीं आ सकते थे। आपको वो मूवमेंट जो अपने देश के भी आज़ादी का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, वो आप कह सकते हो वहीं से हुआ जब गांधी जी को भी उस ट्रेन के डब्बे से बाहर कर दिया गया था। आपको याद होगा, सामान भी बाहर फेंक दिया गया था और गांधी जी को उतार दिया गया था, सिर्फ इस नाते कि वो जो वाइट पर्सन वहाँ बैठा हुआ था वो अपने आप को इन्फीरियर समझ रहा था कि हाउ दिस, या गांधी जी को इन्फीरियर ऐसे आप कह सकते हो कि समझ रहा था और अपने को सुपीरियर समझ रहा था कि हाउ दिस कलर्ड पर्सन और ब्लैक नॉन वाइट इज सिटिंग इन द सेम कोच वेयर आई एम सिटिंग। तो इसलिए ये इस तरह का सेपरेशन था। हर चीज़ें, हर सामान्य व्यवस्थाएं अलग अलग कर दी गई थी और गवर्नमेंट इनफैक्ट प्रमोट कर रही थी। देन ब्लैक्स कुड नॉट एंटर द चर्च वेयर वाइट्स वर्शिप्ड। यहाँ तक कि जो ब्लैक्स थे उनको इन चर्चेज में भी जाने के लिए सेम रिलीजन मीन्स दे ऑल वर क्रिश्चियंस, लेकिन उसके बावजूद स्थिति ये थी कि जो ब्लैक्स थे, अगर जो क्रिश्चियंस थे एंड इफ दे आर गोइंग टू वर्शिप इन द चर्च, तो जैसे अपने यहाँ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था, यहाँ आप कह सकते हो कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था। तो दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इन द चर्चेज वेयर वाइट वर्शिप्ड, दे हैड सेपरेट चर्चेस। तो आज मैंने आपको, चूंकि इंट्रोडक्शन था, बहुत दिन बाद मैंने जैसे कहा कि हम लोग फिर से एक लय में आएंगे, एक रिदम में आएंगे, और मुझे मालूम है कि यू ऑल विल अगेन बी वेरी मच एक्टिव दिस टाइम ऑल्सो। तो आज मैं बस छोटा सा टॉपिक ये आपको एक्सप्लेनेशन के लिए दिया हूँ कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन की इंट्रोडक्शन जान लें और कुछ पार्ट अपार्थीड और प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय नॉन वाइट्स जानें। जो नेक्स्ट क्लास होगी, शेड्यूल टाइम टेबल आपको मिल गया है, उस अकॉर्डिंग फिर इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।